लोकतांत्रिक रिपब्लिक भारत के सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं को मेरा सविनय जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सचिन शुभ्र सागर बुद्धिस्ट सेमिनरी का कार्यकारी संचालक हूँ और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस मातृ संस्था के राष्ट्रीय संस्कार समिति का मैं एक सदस्य भी हूँ। आपको पता ही है, बुद्धिस्ट सेमिनरी यह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी आम्बेडकर इनके दृष्टिकोण से धम्म का प्रशिक्षण देने वाली प्रचार एवं प्रसार यंत्रणा है। धम्म को जानते वक्त कई लोगों के मन में कभी कभी कुछ प्रश्न निर्माण होते हैं, कुछ शंकाएं निर्माण होती है, संभ्रम निर्माण होते रहते हैं। उन शंकाओं को, उन प्रश्नों का एक अत्यंत सरलतापूर्वक समाधानकारक दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण हेतु हेतु बुद्धिस्ट सेमिनरी के धम्म प्रचारकों द्वारा इस तरह की वीडियो की निर्मित की जाती है। ये उनकी धम्म सेवा भी है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है धम्म के बारे में, समाज के बारे में और उसका स्पष्टीकरण आप जानना चाहते हैं, तो बुद्धिस्ट सेमिनरी के अन्य वीडियो आप ज़रूर देखें और इसके लिए बुद्धिस्ट सेमिनरी के इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आज का प्रश्न जो है वो भारत में सन 2021 में जो जनगणना होने जा रही है उसके उपलक्ष्य में भारत के धर्मांतरित बौद्धों के मन में एक संभ्रम है कि भाई, जब जनगणना का फॉर्म भरने के लिए आपके घर पर कोई अधिकारी आए तो धर्म तो आप बौद्ध लिखेंगे धर्म के कॉलम में, उस फॉर्म में, लेकिन अनुसूचित जाति का जो कॉलम है उस कॉलम में क्या लिखे? ये वो प्रश्न, ये वो संभ्रम बौद्धों के मन में है। इस प्रश्न को लेकर बौद्ध समाज के कार्यकर्ता 3 गुटों में विभाजित हुए हैं। पहले गुट के कार्यकर्ता, इनका यह मानना है कि धर्मांतरित बौद्धों को अनुसूचित जाति के कॉलम में उनकी पूर्व जाति लिखना आवश्यक है। यदि धर्मांतरित बौद्ध उस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं या वहां पे उनकी पूर्व जाति नहीं लिखते तो अनुसूचित जाति की जनगणना की संख्या घटकर कम हो जाएगी और इसका विपरीत परिणाम इस प्रवर्ग के लिए जो आरक्षण दिया गया है, उसका परसेंटेज दिया गया है, उस पर होगा और वो भी घटकर कम हो जाएगा। दूसरा जो वर्ग है कार्यकर्ता का, उनका यह कहना है कि भाई, बौद्ध धम्म में तो जातियां नहीं आती, तो अनुसूचित जाति के कॉलम में हम अपनी पूर्व जाति क्यों लिखे? इस वर्ग को अनुसूचित जाति, इस प्रवर्ग के लिए दिए हुए अधिकारों की आवश्यकता आज भी महसूस होती है, लेकिन वो अपनी पूर्व जाति उसमें नहीं लिखना चाहते। तीसरा जो वर्ग है, उनका यह कहना है, उनका यह मानना है कि भाई, छोड़ दो ये अनुसूचित जाति का प्रवर्ग, नहीं चाहिए हमें इस प्रवर्ग के लिए किए गए आरक्षण, नहीं चाहिए हमें इस प्रवर्ग के लिए दिए हुए प्रावधान, इसको सब छोड़ दो और निकल आओ वहां से। ऐसा ये तीसरे वर्ग का कहना है और इस तरह के विचारों का प्रचार प्रसार समाज में हो रहा है, तो जाहिर है धर्मांतरित बौद्ध का सर्वसाधारण जो सदस्य है तो उसके मन में संभ्रम निर्माण होना जाहिर है। तो इसी संभ्रम का स्पष्टीकरण देने हेतु इस वीडियो की निर्मित की जा रही है। इस विषय को समझने के लिए चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वो फैक्ट्स जानने के बाद आपको आसानी हो सकती है कि उस कॉलम में, अनुसूचित जाति के कॉलम में क्या लिखे। सबसे पहला, अनुसूचित जाति इस प्रवर्ग की निर्मित कैसे हुई, कब हुई, ये जान लेते हैं। 1931 में, 1931 में ब्रिटिश जनगणना आयुक्त J.H. हटन, इन्होंने भारत में उपेक्षित जातियां या उपेक्षित जनजातियां कितनी है, कौन सी है, इसका सर्वे किया था। तत्कालीन भारतीय समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था के कारण कुछ समूह सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार हुआ था। हजारों सालों से यह पिछड़ापन उन समूहों में दिखाई देता है। ऐसी कौन सी जातियां है, ये J.H. हटन इन्होंने फाइंड आउट किया था
10 पॉइंट के आधार पर और उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी। 1936 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन जनजातियों के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। तो इस सूची को उन्होंने नाम दिया था अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजातियों की जो सूची थी उसको नाम दिया था अनुसूचित जनजाति। 1950 में भारत का जब संविधान निर्माण हुआ था और लागू होने वाला था, तब राष्ट्रपति महोदय ने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 से इस सूची को भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया था, और इस समूह का पिछड़ापन दूर करके उनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए भारत के संविधान में कुछ प्रावधान किए थे, महत्वपूर्ण प्रावधान, अधिकार दिए थे इस समूह को। वो अधिकार क्या है ये आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है। चलिए संक्षिप्त में देखते हैं वो क्या है। भारत के संविधान में कलम 15 के तहत इस समूह का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिए प्रावधान है। भारत का संविधान कलम 16, इसमें सरकारी नौकरियों में इस समूह के परसेंटेज के आधार पर उनको रिप्रेजेंटेशन देने का प्रावधान है। मार्गदर्शक तत्व 46 सबसे महत्वपूर्ण है। ये मार्गदर्शक तत्व स्टेट को, किसी की भी सरकार हो, उसको निर्देश देते हैं कि भाई इस समूह का सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए आप कायदे कीजिए, कानून कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, यह मार्गदर्शक तत्व यह भी उनको निर्देश देता है कि भारत की समाज व्यवस्था में यदि इस समूह के ऊपर कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने की भी जिम्मेदारी स्टेट की है, और उसके लिए कानून होना जरूरी है। यह मार्गदर्शक तत्व बताता है, भारत का संविधान बताता है केंद्र को, राज्य को। संविधान कलम 330 और 332 के तहत इस समूह के लिए लोकसभा और विधानसभा में उनकी संख्या के अनुसार आरक्षण, राजकीय आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से ये भारत का संविधान इस समूह का पिछड़ापन दूर करने के लिए कुछ अधिकार, इन अधिकारों का समावेश किया गया है संविधान में। इसका लाभ लेकर पिछले 60 सालों में इस प्रावधान का लाभ लेकर कुछ समुदाय उनका पिछड़ापन दूर करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन संख्या जो अगर देखेंगे आप तो ये बहुत कम है। आज भी इस समूह का बहुतांश, बहुत सा वर्ग जो है वो अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है। आप गांव में जाएंगे, शहर में भी देखेंगे, बहुत से लोग अभी भी मतलब उसी स्थिति में है। उनको संविधान के इस प्रावधान की बेहद आवश्यकता है। ये संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब जी अंबेडकर, इन्होंने अत्यंत कठिन संघर्ष कर ये प्रावधान किया है। उनका खून पसीना एक कर जाने कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी है, पारिवारिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर। इतनी सारी कुर्बानियां देकर संविधान में इस वर्ग के लिए वो प्रावधान किया है, ताकि ये समूह उनका पिछड़ापन दूर करने में सफल हो। तो और एक बात इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रावधान है संविधान का, वो कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये पूरे समूह के लिए है। पूरा समूह, जब तक ये पूरा का पूरा समूह सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से खुद के पैर के ऊपर खड़ा नहीं होता, तब तक उनको ये अधिकारों की आवश्यकता है। एक बार वो खुद के पैर के ऊपर खड़ा हो गया और मुख्य प्रवाह में आ गया, पूरा समूह, कुछ गिने चुने व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा समूह खुद के पैरों पर अगर खड़ा हो गया आर्थिक दृष्टिकोण से, तो अपने आप वो इसको छोड़ने वाला है। लेकिन जब तक वो पूरा समूह नहीं हो जाता खड़ा खुद के पैर के ऊपर, तब तक उससे ये अधिकार छीनने का नैतिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी आंबेडकर, इन्होंने जब धम्म दीक्षा ले रहे थे, वो उस वक्त उन्होंने कहा था कि
आप फिक्र मत कीजिए, धर्मांतर के बाद आपको जो संविधान से प्राप्त अधिकार है वो कहीं नहीं जाने वाले, और यदि जाते भी है तो उनको दोबारा आपको प्राप्त करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझ पर विश्वास रखें। तो मतलब बाबा साहब जी ने भी धर्मांतर के बाद भी ये अधिकारों की आवश्यकता समाज को बताई है, छोड़ने के लिए नहीं बोला है। और कुछ समाज में कुछ अगर लोग अगर बोलते हैं कि छोड़ दो ये अधिकार, तो ये उनकी दुर्बुद्धि है, ये उनकी मूर्खता है। ऐसे लोगों से आप कृपया सतर्क रहे। तो ये बात हम ठान लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई ये जो संवैधानिक अधिकार है किसी गिने चुने व्यक्तियों के लिए नहीं, ये पूरे समूह के लिए है। और जब तक ये समूह खुद के पैर पर आर्थिक दृष्टिकोण से खड़ा नहीं होता और मुख्य प्रवाह में नहीं आता, तब तक उनके लिए इन अधिकारों की आवश्यकता है। तो इस बात को हम मानते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो प्रावधान किए हैं उनकी आवश्यकता आज भी समाज को है। कुछ लोग वहाँ से बाहर आए हैं तो वो फ्री है, क्या करना है उनको, लेकिन बहुसंख्य समुदाय जो है उसको आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता जानने के बाद अभी प्रश्न आता है कि ठीक है भाई, हमें तो आवश्यकता है अनुसूचित जाति के अधिकारों की, लेकिन हम उसमें जाति नहीं लिखना चाहते, हम पूर्व जाति वहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहते क्योंकि हम बौद्ध हैं अभी। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो ये सॉल्यूशन भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी आम्बेडकर इन्होंने दिया था, 1936 में ही दिया था, और वो संविधान के कलम के तहत पॉसिबल भी है। मतलब बिना जाति पहचान के आप ये अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन है। लेकिन ये सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए आगे का वीडियो आप जरूर देखिए, वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो से हम संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि धर्मांतरित बौद्ध समाज को आज भी अनुसूचित जाति इस प्रवर्ग के लिए जो संवैधानिक अधिकार है उसकी आवश्यकता है। बहुत ही कठिन परिश्रम कर बाबा साहब जी ने ये अधिकार उनको दिए हैं। उनको ऐसे ही छोड़ने के लिए अगर कोई कह रहा है तो उनसे आप सतर्क रहिए। खुद बाबा साहब जी ने भी बताया है, इन अधिकारों को आपको दोबारा प्राप्त करवाने की जिम्मेदारी वो लेते हैं। लेकिन कैसे प्राप्त करते हैं, इससे पहले ही, ये बताने से पहले ही बाबा साहब जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। ओके, तो मुझे आशा है इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। जाति, बिना जाति के पहचान के, बिना पूर्व जाति के पहचान से ये अधिकार कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आगे का वीडियो, बुद्धिस्ट सेमिनरी का वीडियो आप अवश्य देखें। जय भीम, नमः बुद्धाय।